तरफ से किसी अनजान औरत के शरीर में प्रवेश करके सुगंधा कमलाताई के घर की तरफ बढ़ रही थी, वहीं दूसरी तरफ सामने से चंद्रकला आ रही थी, जिसे देखकर सुगंधा की डर के मारे हालत खराब हो चुकी थी। तभी कुछ बच्चों का झुंड दौड़ता हुआ आया और उनमें से एक लड़का सीधे उस औरत से टकरा गया जिसके अंदर सुगंधा की आत्मा थी। पहले से ही घबराई हुई सुगंधा अपने आप को संभाल नहीं पाई और उसका संतुलन बिगड़ गया और सुगंधा सीधे जाकर चंद्रकला से टकरा गई। चंद्रकला से टकराते ही सुगंधा को एक बहुत जोर का झटका सा महसूस हुआ और सुगंधा की रूह कांप गई। झटका लगने की वजह से सुगंधा चंद्रकला से टकराते ही एक दो कदम लड़खड़ाते हुए आगे की तरफ चली गई। चूंकि सुगंधा एक काला साया नहीं बल्कि एक साधारण आत्मा थी, इसीलिए चंद्रकला को ज्यादा कुछ आभास नहीं हुआ, बल्कि चंद्रकला ने पीछे मुड़ते हुए कहा, बहन जी संभालिए अपने आप को। सुगंधा ने अपने आप को गिरते गिरते बचाया और सिर्फ हाथ के इशारे से गर्दन नीचे किए हुए चंद्रकला को ये कहते हुए आगे बढ़ गई कि वो सही है। चंद्रकला भी कुछ जरूरी काम से कहीं जा रही थी, इसीलिए उसने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वहां से चली गई। सुगंधा भी चंद्रकला को तिरछी नजरों से जाते हुए देख रही थी। चंद्रकला वहां से चली गई तो सुगंधा ने राहत की सांस ली। सुगंधा के लिए अपनी बात का पता लगाने के लिए इससे बेहतर मौका और कुछ नहीं हो सकता था, क्योंकि इस वक्त चंद्रकला भी कमलाताई के घर पर नहीं थी। इसीलिए घर में घुसते ही सुगंधा की नजरें सीधे कमलाताई को खोजने लगी। तभी उसने देखा कि कमलाताई सामने की तरफ ही कुर्सी पर एक वैसाखी लिए हुए बैठी थी। वो जल्दी जल्दी कमलाताई की तरफ बढ़ गई। अपने सिर पर घूंघट लेते हुए सुगंधा ने कमलाताई के पांव छुए और उनके पैरों की तरफ बैठते हुए बोली, अब आपकी तबीयत कैसी है कमलाताई? कमलाताई ने मुड़कर उसे देखा। घूंघट होने की वजह से कमलाताई ये तो समझ नहीं पाई थी कि वो कौन है, लेकिन इतने सारे मेहमानों के बीच में से किसी से परिचय पूछना कमलाताई को ठीक नहीं लगा। ये सब सोचते हुए कमलाताई ने जवाब देते हुए कहा, अब ठीक हूँ बहन। ये सुनकर सुगंधा ने जरा मुस्कुराते हुए कहा, लगता है इसी खुशी में ये सत्संग रखा है आपने। कमलाताई को ये थोड़ा अजीब लगा कि वो उसके घर पर आई है और उसे पता भी नहीं है कि ये सत्संग किस उपलक्ष्य में रखा है। फिर भी कमलाताई ने सुगंधा की बात को ठीक करते हुए कहा, नहीं नहीं बहन, ये सब तैयारी तो मेरे पोते के जन्मदिन की है। वो पहली बार मेरे साथ जन्मदिन मना रहा है। अपने चेहरे पर झूठी खुशी लाते हुए सुगंधा ने कमलाताई से कहा, अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। वैसे कभी देखा तो नहीं आपके पोते को, कहाँ है वो और कितने साल का हो गया है? ये कहते हुए सुगंधा अपने मुद्दे पर आ गई थी। वही सुगंधा की शातिर चाल से बिल्कुल अनजान कमलाताई ने जरा हर्ष जताते हुए कहा, कल पूरे 8 साल का हो जाएगा मेरा पोता। कमलाताई के पोते की उम्र का पता लगते ही सुगंधा की खुशी का मानो ठिकाना ही नहीं रह गया था। उसने मन ही मन मुस्कुराते हुए कहा, 8 साल का नहीं कमलाताई, आपका पोता कल पूरे 100 साल का हो जाएगा। सुगंधा जल्द से जल्द ये खबर अंगुना को देना चाहती थी और साथ ही साथ उसे ये डर भी सता रहा था कि कहीं चंद्रकला घर ना लौट आए। इसीलिए ज्यादा समय गंवाना सुगंधा ने उचित नहीं समझा और कमलाताई को बिना कुछ कहे सुगंधा उठकर वहां से जाने लगी। उस औरत का यूं अचानक उठकर जाना कमलाताई को थोड़ा अजीब लगा। उन्होंने उसे पीछे से आवाज लगाते हुए कहा, अरे सुनो बहन, मैंने आपको पहचाना नहीं, आप हो कौन? लेकिन सुगंधा ने एक न सुनी और घर के बाहर की तरफ बढ़ने लगी। ये देख कमलाताई ने फिर जोर से आवाज लगाई, अरे इस तरह कहाँ जा रही हो, बताओ तो सही। कमलाताई लगातार आवाज लगाए जा रही थी, लेकिन वो औरत रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी।
लेकिन तब तक चंद्रकला घर में दाखिल हो चुकी थी। कमलाताई को इस तरह आवाज लगाते हुए देख चंद्रकला ने कमलाताई के पास आकर पूछा, क्या हुआ कमलाताई, ऐसे क्यों चिल्ला रही हैं आप? थोड़ा घबराए से अंदाज में कमलाताई ने चंद्रकला की बात का जवाब देते हुए कहा, चंद्रकला, वो जो लाल साड़ी में जो औरत जा रही है, मैंने उसे पहचाना नहीं। वो बस यहाँ आई, कुछ चीजें पूछी और अचानक से उठकर जाने लगी। अब रोक रही हो तो रुक भी नहीं रही है। मुझे बहुत अजीब लग रहा है चंद्रकला, तुम जाकर देखो ना। चंद्रकला ने जब उस ओर झांक कर देखा तो घर से बाहर निकलते हुए उसे उस औरत की बस एक झलक दिखाई दी। चंद्रकला दौड़कर उस औरत का पीछा करने लगी। पीछा करते करते जब चंद्रकला कमलाताई के घर के बाहर पहुंची तो वो औरत कहीं नहीं दिखाई दी, मानो अचानक से कहीं गायब हो गई हो। काफी ढूंढने के बाद भी वो औरत कहीं नजर न आई। लेकिन तभी उसे याद आया कि जिस औरत से वो टकराई थी उस औरत ने भी वैसी ही साड़ी पहनी हुई थी और वो भी नजरें चुरा रही थी। अब तो कहीं न कहीं चंद्रकला को भी मन ही मन डर लगने लगा था। उसने मन ही मन सोचते हुए कहा, कहीं उस औरत के भीतर अंगुना का साया तो नहीं था? कहीं अंगुना ने कोई नई चाल तो नहीं चली है? चंद्रकला काफी कुछ सोच रही थी, लेकिन वो अभी भी आरव के संख्या संयोग शक्ति से संबंधित होने को लेकर नहीं सोच पा रही थी। यही सब सोचते हुए चंद्रकला वहां से घर के अंदर चली गई। चंद्रकला के अंदर जाते ही दरवाजे की आड़ में छिपी सुगंधा बाहर निकली और शिकार मिलने की खुशी बताने के लिए अंगुना की दुनिया के लिए निकल पड़ी। वहीं अंदर आकर चंद्रकला ने देखा कि कमलाताई कुछ ज्यादा ही चिंतित हो चुकी थी। ये देख चंद्रकला ने कमलाताई से झूठ बोलते हुए कहा, कमलाताई, आप चिंता मत कीजिए, उस औरत से मैं मिल आई। आप नहीं जानती हो उसे, लेकिन मैं जानती हूँ और मैंने ही न्योता भिजवाया था उसको। उसके घर में छोटे बच्चे अकेले हैं, इसीलिए घर जल्दी चली गई। चंद्रकला की बात सुनकर आखिर कमलाताई को कुछ संतुष्टि हुई और कमलाताई फिर से घर आने वाले मेहमानों से बातचीत में लग गई। लेकिन चंद्रकला के चेहरे पर अभी भी चिंता की लकीरें साफ झलक रही थी। कहीं न कहीं उसे ये अंदेशा हो चुका था कि जरूर कोई न कोई घटना घटने वाली है। इधर सत्संग चल रहा था और उधर सुगंधा खुशखबरी लेकर अंगुना की दुनिया में पहुंचने ही वाली थी। लेकिन सुगंधा जैसे जैसे अंगुना की दुनिया के नजदीक पहुंच रही थी, वैसे वैसे उसे अपने शरीर में तपन महसूस होने लगी थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी रूह जलकर भस्म हो जाएगी। आगे बढ़ते हुए सुगंधा को अब डर लगने लगा, क्योंकि जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे तपन भी बढ़ती जा रही थी। इसका कारण ये था कि काली शक्तियों की दुनिया में साधारण आत्माओं का प्रवेश करना पूर्ण रूप से वर्जित था। अगर कोई आत्मा बिना अंगुना की अनुमति के काली दुनिया में प्रवेश करने का दुस्साहस करती भी है तो वो वहीं पर जलकर भस्म हो जाएगी। सुगंधा इन सब बातों से पूर्ण रूप से अनजान थी, क्योंकि आज उसका इरादा सिर्फ ये नहीं था कि वो अंगुना को उसके शिकार के बारे में बता दे। उसके इरादे तो आज कुछ और ही थे। उन्हीं इरादों को अंजाम देने के लिए सुगंधा आगे बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि उसका अंजाम क्या हो सकता है। आगे बढ़ते हुए सुगंधा जैसे ही काली दुनिया की सीमा में दाखिल हुई, सुगंधा के शरीर में एक करंट सा दौड़ गया, जिससे सुगंधा की जोर से चीख निकल गई। सुगंधा की ये चीख वहां आसपास मंडरा रहे एक काले साए के कानों में पड़ गई। इससे पहले कि सुगंधा उस करंट के झटके से अपने आप को संभाल पाती, वहां पर वो काला साया पहुंच गया। सुगंधा को बाहर मंडराते हुए देख जोर जोर से हंसने लगा।
जब भी कोई काला साया किसी इंसान का शिकार करता है तो उसकी शक्तियां बढ़ती हैं, लेकिन वही शिकार अगर किसी आत्मा का हो तो उसकी शक्तियां साधारणतः अधिक बढ़ती है और हर काला साया ऐसे किसी भी मौके के लिए हमेशा तत्पर रहता है। सुगंधा उस काले सायों के इरादों को भांप नहीं पाई। उसे तो लगा कि शायद अंगुना ने ही इस काले साय को उसकी मदद के लिए यहाँ भेजा होगा। इससे पहले कि सुगंधा उस काले साई को समझा पाती कि वो यहाँ किस लिए आई है, उस काले साई ने सुगंधा पर हमला कर दिया। उस काले साई की आंखों से जलती हुई अग्नि सुगंधा की ओर बढ़ रही थी। सुगंधा को पहले तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर जैसे तैसे सुगंधा ने अपने आप को बचाया। सुगंधा ने अपने आप को संभाला ही था कि तभी एक और आग का गोला उसकी ओर बढ़ रहा था। ये देख सुगंधा फिर से उड़कर दूसरी जगह चली गई। इस बार भी उस काले साये का वार खाली चला गया, जिसकी वजह से वो काला साया एकाएक झल्ला गया। लेकिन इस बार वो जैसे ही फिर से हमला करने को हुआ, सुगंधा ने उसे ललकारते हुए कहा, लगता है तुम अपने अंत से घबराते नहीं हो। ये सुन वो काला साया जोर जोर से हंसने लगा। तू करेगी मेरा अंत, एक तुच्छ आत्मा होकर तू मेरा अंत करेगी। जवाब देते हुए सुगंधा ने कहा, मैं नहीं, अंगुना, अंगुना करेगी तेरा अंत। ये सुनते ही वो काला साया एकदम से शांत हो गया। उसने शांत होते हुए सुगंधा से पूछा, कहना क्या चाहती हो तुम? भला अंगुना मेरा अंत क्यों करेगी? इस पर सुगंधा ने कहा, क्योंकि मुझे अंगुना ने खुद बुलाया है। उसने मुझे एक काम सौंपा था, उसी काम को पूरा करके मैं अंगुना के पास जा रही हूँ। ये सुन उस काले साई ने कहा, मुझे बेवकूफ समझना बंद करो। अगर अंगुना ने तुम्हें बुलाया होता तो तुम आसानी से काली दुनिया की सीमा में प्रवेश कर जाती। इसके जवाब में सुगंधा ने कहा, ऐसा इसीलिए क्योंकि अंगुना को पता ही नहीं है कि मैं यहाँ आ चुकी हूँ। जाओ जाकर अंगुना को खबर दो कि सुगंधा आई है। अगर अंगुना मुझे पहचानने से और अंदर आने से मना कर देती है तो मैं यहीं खड़ी हूँ, तुम कर लेना मेरा शिकार। भले ही उस काले साई को पूर्ण रूप से संतुष्टि नहीं हुई थी, लेकिन वो जोखिम भी नहीं उठाना चाहता था। इसीलिए ज्यादा सवाल ना करते हुए सीधे वहां से अंगुना के पास चला गया। अंगुना के पास जाकर उसने सुगंधा के बारे में बताया तो अंगुना के चेहरे पर खुशी छलक आई कि जरूर सुगंधा कोई अच्छी खबर लेकर आई होगी। अंगुना अपना हाथ सामने करते हुए कुछ मंत्रोच्चार करने लगी। अगले ही पल उसके हाथ में मेरुदंड प्रकट हो गया। मेरुदंड को हाथ में लेकर अंगुना फिर से कुछ मंत्रोच्चार करने लगी। मंत्रोच्चार करते हुए अंगुना मेरुदंड को अपने हाथ के साथ साथ घड़ी की दिशा में घुमा भी रही थी। देखते ही देखते मेरुदंड के सामने एक गोलाकार घेरा बनने लगा। धीरे धीरे वो घेरा सामने की तरफ बढ़ने लगा। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे एक गोलाकार रास्ता बन रहा हो। ये घेरा इतना बड़ा था कि कोई भी इंसान उसके अंदर समा सकता था। उस घेरे के साथ साथ वो काला साया भी आगे की तरफ बढ़ रहा था, जिसने सुगंधा पर हमला किया था। कुछ ही देर में जब उस घेरे से बना रास्ता सुगंधा तक पहुंच गया तो उस काले साई ने सुगंधा से कहा, सुगंधा, इस गोलाकार रास्ते से होते हुए आगे बढ़ जाओ। तुम सीधे अंगुना तक पहुंच जाओगी और मेरे से जो भूल हुई उसके लिए मुझे माफ कर देना। सुगंधा ने उस काले साई की बात का बिना कोई जवाब दिए उस घेरे की ओर बढ़ते हुए उसमें प्रवेश कर गई। उस घेरे में दाखिल होते ही सुगंधा की रूह को जो तपन महसूस हो रही थी, वो तपन महसूस होना बंद हो गई। कुछ ही क्षण में सुगंधा चेहरे पर विजयी मुस्कान लिए अंगुना के सामने खड़ी हुई थी। सुगंधा की मुस्कान देखकर अंगुना ने सुगंधा से कहा, सुगंधा, तुम्हारी मुस्कान बता रही है कि तुम जरूर कोई खुशखबरी लेकर आई हो। अब जल्द से जल्द वो खुशखबरी मुझे भी सुना दो। खुशखबरी तो सुगंधा के पास थी, लेकिन वो खुशखबरी सुनने के पहले सुगंधा की भी एक शर्त थी। उसने अंगुना से कहा, मायापुर गांव में रहने के बदले तुम्हारी शर्त थी कि मैं तुम्हारे लिए शिकार ढूंढूंगी और वो शिकार
मैंने ढूंढ भी दिया है, लेकिन वो शिकार बताने से पहले मेरी भी एक शर्त है। अगर तुम मेरी वो शर्त पूरी करोगी तभी मैं तुम्हें तुम्हारे शिकार के बारे में बताऊंगी। सुगंधा की ये बात सुनते ही अंगुना गुस्से में तमतमा गई। उसने झल्लाते हुए कहा, सुगंधा, मेरी ही दुनिया में आकर मेरे ही सामने खड़े होकर तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने शर्त रख सको, इसका अंजाम जानती हो तुम? जवाब देते हुए सुगंधा ने कहा, अंजाम तो भली भांति जानती हूँ अंगुना, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ। अगर तुम मेरी शर्त पूरी नहीं करोगी तो मेरा मायापुर में रहने का भी कोई औचित्य नहीं है। ये सुनकर अंगुना भी कुछ सोच में पड़ गई। उसने सुगंधा से पूछा, ऐसी भी क्या शर्त है तुम्हारी सुगंधा? सुगंधा ने आखिरकार अपना पासा फेंकते हुए कहा, अंगुना, मैं तुम्हें तुम्हारे शिकार के बारे में तभी बताऊंगी जब तुम मुझसे एक वादा करोगी। कहते कहते सुगंधा एक बार फिर रुक गई। अंगुना ने फिर से गुस्से में चिढ़ते हुए कहा, साफ साफ कहो सुगंधा, कहना क्या चाहती हो? सुगंधा ने अपनी बात को खत्म करते हुए कहा, अंगुना, मेरी बेटी काया सालों से एक आईने में कैद है। मैंने लाख कोशिश कर ली, लेकिन मैं हर बार उस आईने को तोड़ने में नाकामयाब रही हूँ। इसीलिए मैं चाहती हूँ तुम उस आईने को तोड़ने में मेरी मदद करो। ये सुन अंगुना ने कहा, मदद? किस तरह की मदद? जवाब देते हुए सुगंधा ने कहा, अंगुना, वो आईना सिर्फ तुम्हारे मेरुदंड से ही टूट सकता है। तो अगर तुम अपने मेरुदंड की शक्ति से उस आईने को तोड़कर मेरी बेटी को आजाद कराने का वादा करोगी तो ही मैं तुम्हें तुम्हारे शिकार के बारे में बताऊंगी। ये सब सुनकर अंगुना गुस्से में लाल हो गई। क्या अंगुना काया को आजाद करने में सुगंधा की मदद करेगी या इस दुस्साहस के लिए सुगंधा को सजा देगी? और क्या अंगुना आरव का शिकार करने में कामयाब हो पाएगी या चंद्रकला बचा लेगी उसे? क्या सुगंधा की शर्त के अनुसार अंगुना काया को आजाद करने में सुगंधा की मदद करेगी? सालों पहले काया को उस आईने के अंदर कैद करके तो टीले वाले बाबा ने उस आईने को मंत्रों की मदद से कुछ इस तरह मजबूत कर दिया था कि उसे कोई भी कभी भी तोड़ नहीं सकता था। लेकिन सिर्फ एक ही शस्त्र था जो उसे चकनाचूर कर सकता था, और वो था अंगुना का सबसे शक्तिशाली हथियार, मेरुदंड। टीले वाले बाबा ने ये सब बातें चंद्रकला को भी बताई थी, और उसी समय सुगंधा ने भी टीले वाले बाबा और चंद्रकला की ये सारी बातें सुन ली थी। उस वक्त भी सुगंधा ने काफी कोशिश की थी कि वो अंगुना की मदद लेकर उस आईने को तोड़वा ले, लेकिन उस वक्त तो अंगुना खुद सुगंधा की जान के पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई थी। इसीलिए तब तो सुगंधा अपनी बात अंगुना तक नहीं पहुंचा पाई थी, लेकिन आज उसे वो मौका मिल चुका था और वो ये मौका अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। उसने अंगुना के सामने शर्त रखी कि अगर अंगुना उस आईने को तोड़ने में मदद करेगी, जिस आईने में काया कैद है, तो ही वो अंगुना को उसके शिकार के बारे में बताएगी। सुगंधा की शर्त सुनकर अंगुना सकते में आ गई। उसे विश्वास नहीं हुआ कि तुच्छ सी साधारण आत्मा उसकी ही दुनिया में आकर उसके सामने ही खड़े होकर शर्त रख रही है। अंगुना ने झल्लाते हुए सुगंधा से कहा, सुगंधा, तुम्हें जरा भी अंदेशा है कि तुम क्या कह रही हो? तुम चाहती हो कि मैं ऐसे छोटे और घटिया काम के लिए अपने सबसे बड़े हथियार का उपयोग करूं? पास में ही कटीली भी खड़ी हुई थी। उसने अंगुना की बात को जारी रखते हुए कहा, सुगंधा, तुम्हें मायापुर कर अपना और अपनी बेटी का बदला पूरा करना था, जिसकी इजाजत अंगुना ने तुम्हें दी, और उसी के बदले तुम अंगुना का काम कर रही हो, तो हिसाब तो पहले से ही बराबर है। तो ये नई शर्त कहाँ से आ गई? तब तक अंगुना ने फिर से सुगंधा को गुस्से में ललकारते हुए कहा, सुगंधा, अगर मैं चाहूँ तो मुझे एक भी पल नहीं लगेगा तुम्हें भस्म करने में। तो ये सब बेवकूफी भरी बातें करना बंद करो और मुझे ये बताओ कि आखिर कौन है मेरा दूसरा शिकार?
अंततः सुगंधा ने सारी बातों का जवाब देते हुए कहा, अंगुना, ये शर्त रखते हुए मुझे कोई भी खुशी नहीं हो रही है। कोई साधारण आत्मा बेवकूफ ही होगी जो अंगुना से बैर लेने का सोचेगी, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ अंगुना। वो आईना सिर्फ मेरुदंड से ही टूट सकता है। अगर तुम ये नहीं करोगी तो काया हमेशा उसी आईने में कैद रहेगी, और बिना काया के मैं कभी अपना बदला पूरा नहीं कर सकूंगी। तो इससे तो बेहतर यही होगा कि तुम मुझे भस्म ही कर दो। पर ये तभी तय समझो कि मैं तुम्हें कभी उस शिकार के बारे में नहीं बताऊंगी। अंगुना पूरी तरह सुगंधा के जाल में फंस चुकी थी, क्योंकि उसके लिए संख्या संयोग शक्ति के सारे शिकार करना भी बहुत जरूरी थे। लेकिन अंगुना इतनी आसानी से हार भी नहीं मानने वाली थी। उसे लगा कि अगर मैं सुगंधा को कुछ यातनाएं दूंगी तो शायद ये अपना मुंह खोल देगी। यही सोच अंगुना ने गुस्से में फिर से अपने मेरुदंड को उठाया और इस बार कुछ मंत्रों के साथ उसे विपरीत दिशा में घुमाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे अंगुना उस मेरुदंड को विपरीत दिशा में घुमा रही थी, वैसे वैसे सुगंधा के बाहर बना हुआ सुरक्षा घेरा क्षीण होता जा रहा था और उस घेरे का असर कम होने लगा था, जिससे सुगंधा को फिर से अपनी रूह पर उसी तरह का तपन महसूस होने लगा था। सुगंधा अंगुना की चाल समझ गई। वो समझ गई कि अंगुना ये जानबूझकर कर रही है ताकि मैं अपना मुंह खोल दूं, लेकिन सुगंधा अपनी बात पर टिकी रही। देखते ही देखते उस घेरे का असर लगभग खत्म होने लगा था। सुगंधा की रूह अब पूरी तरह से जलने की कगार पर थी और जलन के मारे सुगंधा की चीखें निकलने लगी। चीखें सुनकर अंगुना ने सुगंधा को फिर से एक बार ललकारते हुए कहा, अभी भी मौका है सुगंधा, बता दो मुझे मेरे शिकार के बारे में और मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी, वरना कुछ ही क्षण में यहीं पर भस्म हो जाओगी। उसके बाद कभी भी अपनी बेटी का बदला पूरा नहीं कर पाओगी और तुम्हारी बेटी हमेशा उसी आईने के अंदर तड़पती रहेगी। पर सुगंधा अभी भी टस से मस नहीं हुई। उसने दर्द में ही कराहते हुए कहा, तुम चाहे कुछ भी कर लो, जब तक तुम मेरी शर्त नहीं मानोगी तब तक मैं तुम्हें तुम्हारे शिकार के बारे में नहीं बताऊंगी। क्षीण होते होते वो घेरा समाप्त होने ही वाला था कि कटीली ने अंगुना के पास आकर कहा, बेवकूफ मत बनो, रोक दो ये, वरना सच में सुगंधा भस्म हो जाएगी और तुम अपने शिकार के बारे में कभी भी नहीं जान पाओगी। अंगुना के पास अब कोई चारा नहीं बचा था। आखिरकार झल्लाते हुए उसने अपने मेरुदंड को रोक लिया और वो घेरा फिर से अपने आकार में आ गया। घेरे के अपने आकार में आते ही सुगंधा के शरीर पर तपन कम हुई और उसने राहत की सांस ली। ना चाहते हुए भी अंततः अंगुना ने सुगंधा की शर्त को मानते हुए कहा, ठीक है सुगंधा, मैं तुम्हारी शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। मैं वादा करती हूँ कि अगर तुम मुझे इस शिकार के बारे में बताओगी तो मैं उस आईने को तोड़ने में तुम्हारी मदद करूँगी। ये शर्त सुनकर सुगंधा के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान तैर गई। उसने अंगुना से कहा, और ये बात तो जग जाहिर है कि तुम कभी अपने वादे से नहीं मुकरती हो, तो मुझे पूरा यकीन है कि तुम इस वादे पर भी अडिग रहोगी। अंगुना ने हामी में सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल, अब तो मुझे जल्द से जल्द मेरे शिकार के बारे में बताओ। आखिरकार सुगंधा ने आरव के बारे में बताते हुए कहा, कमलाताई को तो तुम भली भांति जानती ही हो। उसका पोता आरव शहर से आया हुआ है। कल 19 तारीख को उसका जन्मदिन है। ज्येष्ठ महीना चल रहा है, यानी कि साल का तीसरा महीना, और कल वो पूरे 8 साल का हो जाएगा। ये सुनते ही अंगुना के चेहरे की लालिमा देखते ही बनती थी। उसने मुस्कुराते हुए सुगंधा से कहा, वाह सुगंधा, वाह, क्या बात है, अब तुम जा सकती हो। सुगंधा वहां से जाने ही वाली थी कि फिर से पीछे मुड़ते हुए उसने अंगुना से कहा, अंगुना, लेकिन एक बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना, कल दोपहर के 2 बजे के बाद ही आरव का 8वां साल शुरू होगा, तो तुम अपना शिकार 2 बजे के बाद ही करना। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं कि आरव को 2 बजे के बाद ही 8वां साल शुरू होगा। न जाने क्यों सुगंधा ने ये बात अंगुना से कही।
ऐसा प्रतीत हो रहा था कि सुगंधा इतने पर ही नहीं रुकने वाली थी। जरूर उसके जहन में कुछ और चल रहा था। शायद वो अंगुना के साथ कोई नया खेल खेलना चाह रही हो। वहीं अंगुना इस बात से खुश तो थी कि उसे उसका अगला शिकार मिल चुका था, लेकिन साथ ही साथ वो थोड़ा चिंतित भी थी, क्योंकि जिस वक्त वो शिकार करने जाएगी उस वक्त चंद्रकला भी कमला ताई के घर पर मौजूद रहेगी। इसीलिए वो जानती थी कि आरव का शिकार करना उसके लिए इतना आसान नहीं होगा। उसे बहुत ही शातिर तरीके से आरव का शिकार करना होगा। आखिर वो दिन आ ही गया जिसका बहुतों को बेसब्री से इंतजार था। कमला ताई, ललित, संध्या, आरव, जहाँ इन सब की खुशी का ठिकाना नहीं था, वहीं अंगुना इन सब की खुशियों को हमेशा हमेशा के लिए दुख में तब्दील करने को पूर्ण रूप से तैयार थी। और चंद्रकला अंगुना के इन इरादों से बिल्कुल अनजान थी। क्योंकि जन्मदिन की सारी तैयारियों की जिम्मेदारी चंद्रकला के सिर पर ही थी, इसीलिए उसके पास तो सांस लेने भर की फुर्सत नहीं थी। इसीलिए सुबह जल्दी उठकर अपने घर के जरूरी काम समेटने में लग गई। काम करते करते जब कमरे के अंदर पहुंची तो देखा नीति ने बिस्तर पर तमाम सारे कपड़े बिखेर रखे थे। एक पीले रंग की कुर्ती को पहनकर नीति खुशी से उछलती हुई चंद्रकला के पास आई और माँ देखो ये कैसी लग रही है, मैं यही पहनकर आरव के घर चलूं? चंद्रकला ने नीति को एक नजर भर के देखा। नीति उस कुर्ती में सच में बहुत प्यारी लग रही थी, लेकिन इन कुछ दिनों में जो कुछ भी बीता उसके बाद चंद्रकला चाह कर भी नीति को आरव के जन्मदिन में ले जाना नहीं चाहती थी। वहां जाकर वो खुद बाकी कामों में व्यस्त हो जाएगी और नीति पर ध्यान भी नहीं दे पाएगी। ऐसे में अगर कोई घटना घटित हो गई तो वो अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाएगी। ऐसी तमाम सी बातें उसके मन में आ रही थी कि तभी नीति ने उसे आवाज दी, माँ। खुद से झगड़ती चंद्रकला का अचानक से ध्यान टूटा तो देखा नीति फिर किसी दूसरी कुर्ती को पहनकर उसके सामने खड़ी थी। अपनी जगह पर घूमते हुए बड़े ही उत्साह से बोली, उस कुर्ती को देखकर जब आपने कोई जवाब नहीं दिया तो मैंने ये पहन ली। माँ, ये कुर्ती मुझे छाया ने दी थी। आज तो आरव के जन्म पर छाया भी आएगी। वो इस कुर्ती में मुझे देखकर बहुत खुश होगी। मैं अच्छी लग रही हूँ ना माँ? नीति बड़ी ही जल्दी जल्दी अपनी बातें कह रही थी और चंद्रकला को बोलने का मौका ही नहीं दे रही थी। नीति की खुशी को देखकर चंद्रकला उसे आरव के जन्मदिन के लिए मना करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी, लेकिन हालात ही ऐसे थे। ना चाहते हुए भी उसे ये फैसला लेना पड़ रहा था। बहुत हिम्मत जुटाकर चंद्रकला ने नीति का हाथ पकड़ा और उसके पास जाकर घुटने पर बैठते हुए चंद्रकला ने कहा, नीति, सच में ये गुलाबी रंग की कुर्ती तुम पर बहुत जच रही है। तुम किसी परी से कम नहीं लग रही हो। चंद्रकला की बात सुनकर नीति खुशी से उछल पड़ी और खुद को शीशे में निहारते बोली, फिर तो मैं यही पहनकर जाऊंगी। आखिर चंद्रकला ने अपने पसीजते जाते जज्बातों को समेटते हुए नीति की हथेली थाम उसे समझाते हुए कहा, लेकिन बेटा, दरअसल बात ये है कि तुम आरव के जन्मदिन की दावत में नहीं जा सकती हो। चंद्रकला से ये सुनते ही नीति एकाएक सख्ते में आ गई। उसने झुकी नजर से मायूस होते हुए कहा, क्यों नहीं जाऊंगी आरव के जन्मदिन में? आरव कुछ ही दिनों में मेरा इतना अच्छा दोस्त बन गया। वो मुझे दीदी कहकर पुकारता है। मुझे तो उसमें अपना छोटा भाई नजर आता है। और आप है कि मैं उसके जन्मदिन में ही ना जाऊं? इतना कहते हुए नीति की आंखें नम हो आई थी। नीति अपने हाथ को चंद्रकला के हाथ से छुड़ाते हुए चारपाई पर फैले पड़े कपड़ों को एक किनारे समेटते हुए बैठ गई। चंद्रकला ने एक लंबी सांस भरते हुए अपने हलक से आंसुओं के घूंट को उतारा और नीति को चढ़ाते हुए अंदाज में जरा मुस्कुरा कर कहा, तुम भी ना नीति बिल्कुल बुद्धू हो। माँ की बात को समझती ही नहीं हो। तुम्हें मालूम भी है मैं तुम्हें वहाँ जाने से क्यों मना कर रही हूँ? नीति ने गुस्से में ही सही पर चंद्रकला की तरफ मुड़कर देखा और ना में ही सिर हिला दिया। देखो यहाँ कितने लोग आए हैं, कितना सारा काम भी है। ऐसे में तुम
अभी से इतने अच्छे कपड़े पहनकर चली जाओगी तो इतने सुंदर कपड़े खराब नहीं हो जाएंगे। नीति ने भी चंद्रकला की बात में हाँ मिला दी। चंद्रकला ने नीति की नजर को पढ़ा और अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहा, इसीलिए अच्छा यही होगा कि अभी मैं चली जाती हूँ। जब पूजा शुरू हो जाएगी तब मैं तुमको बुला लूंगी, तब तुम भी चली आना। और नंदिनी चाची ने मुझे बताया था कि वो और छाया भी पूजा शुरू होने के बाद ही आएंगे। नीति को भी चंद्रकला की बात समझ में आ गई थी। चंद्रकला ने झूठी उम्मीद देकर नीति को मना तो लिया था, लेकिन उसका मन अभी भी अंदर ही अंदर कचोट रहा था। पर वो भी मजबूर थी। वो सब कुछ जानते हुए गांव वालों के साथ धोखा नहीं कर सकती थी। नीति के मानने के बाद चंद्रकला जल्दी से तैयार होकर कमला ताई के यहाँ जाने लगी। चंद्रकला ने दरवाजे को बाहर से ताला लगाते हुए अच्छे से बंद कर दिया। चंद्रकला 2-4 कदम बढ़ी ही थी कि नीति ने उसे खिड़की से आवाज लगाई, माँ, मुझे भी जल्दी ही बुला लेना, मैं यहीं बैठकर इंतजार करूंगी। चंद्रकला ने हाँ में सिर हिलाया और हल्की नम हो चुकी आंखों को पल्लू से पोंछते हुए कमला ताई के घर की तरफ बढ़ी। वहां पहुंचते ही चंद्रकला अपने हिस्से के कामों में लग गई। चंद्रकला हवन के लिए लगने वाली सारी सामग्री ले आई थी, इसीलिए सबसे पहले तो वो हवन कुंड को तैयार करने में ही लग गई। कुछ ही देर में कमला ताई के घर पर पंडित गण भी पहुंच चुके थे। चंद्रकला और पुजारी गण पूजा की तैयारियों में लग गए। क्योंकि कमला ताई का काम किया करती थी, इसीलिए कमला ताई का सबके घर आना जाना था और गांव वाले कमला ताई को बहुत मानते भी थे। साथ साथ बहुत सालों बाद कमला ताई के घर में कोई खुशी का मौका आया था, इसीलिए इस खुशी के मौके पर गांव का कोई भी शख्स अछूता नहीं रहना चाहता था। तो देखते ही देखते कमला ताई के घर पर भीड़ का जमावड़ा आ पड़ा। चंद्रकला ने देखा कि उस भीड़ में योगेंद्र, नंदिनी और छाया भी आ पहुंचे थे। चंद्रकला नंदिनी को देखते ही उठ खड़ी हुई और उसे गले लगाते हुए भीतर ले आई। हवेली से सब लोग आ गए थे, लेकिन सरपंच होने के बावजूद भी राघव नहीं आया था। ये देख चंद्रकला को राघव को लेकर अंदर ही अंदर कोफ्त होने लगी थी। राघव के अलावा अगर कोई गैर मौजूद था तो वो थी नीति। घर के अंदर प्रवेश करते ही छाया की नजरें भी नीति को खोजने लगी थी। इतनी भीड़ को देखकर चंद्रकला को अब कहीं न कहीं नीति की कमी खलने लगी थी। नीति का ख्याल आते ही चंद्रकला उठकर कमला ताई के घर के बाहर गई और चुपके से दूर से ही अपने घर की तरफ झांक कर देखने लगी। चंद्रकला ने देखा कि नीति अभी भी वहीं खिड़की में बैठी हुई थी, चंद्रकला के बुलावे का इंतजार कर रही थी। ये देख चंद्रकला की आंखें फिर से नम हो गई। चंद्रकला अब द्वंद में पड़ चुकी थी कि वो नीति को यहाँ बुलाए कि नहीं बुलाए। आखिर क्या तय करेगी चंद्रकला? क्या नीति को बुलाने की भूल कर बैठेगी? और आखिर क्या चल रहा है सुगंधा के जहन में, जो उसने अंगुना को आरव का शिकार करने के लिए 2 बजे के बाद जाने को कहा था? क्या अंगुना आरव को अपना शिकार